हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस भारत भू के लिए जब हुए लाख लाख बलिदान, तब हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम। उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम। होठों पे जिसके था यही गाना सुबह हो या शाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। यह भारत भू हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। यह भारत भू हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए। तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए। हर बूंद लहू की अंग्रेजों पर शोला बन के छाए। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू। आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू। पकड़ गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु। पकड़ गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु। मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी। मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी। रह गए लड़कर देश के लिए, हंसते हंसते चढ़े सूली। हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम। सुबह का समय था। जहां तक नजर जाती थी खेतों में पीली सरसों की चादर फैली थी। पंजाब में ऐसा दृश्य हमेशा देखने को मिलता है। खेतों में मजदूर काम में लगे थे। सब जल्दी जल्दी काम पूरा कर रहे थे। सरदार अर्जुन सिंह एक पेड़ के नीचे आराम से खाट पर बैठे थे। पानी की कलकल सब ओर व्याप्त थी। अर्जुन सिंह के सिर पर एक डंडे का स्पर्श हुआ। ठो ठो ऐसी आवाज आई। आह की आवाज कर सरदार चारपाई पर गिर पड़े। गिरते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा, ये क्या दादाजी, अंग्रेजों की गोली से आप जिंदा कैसे बच गए? अर्जुन सिंह ने अपनी हंसी रोकी और छोटे भगत को अपने पास बुलाया। उनके छोटे पोते ने उनकी ही छड़ी बंदूक की तरह उन पर तान रखी थी। छड़ी बाजू में रखते हुए उन्होंने जवाब दिया, पुत्र, तेरे चाचा ने देश के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए थे। उनके अभिमान के लिए कुछ काम कर। छोटे भगत ने कहा, हाँ दादाजी, मैं अंग्रेजों को इस देश से निकाल भगाऊंगा। सरदार कौतुक के साथ हंस दिए और बोले, चलो अब घर चलकर नाश्ता करेंगे।
इधर शाम हो गई थी। विद्यावती ने लालटेन जलाई। लालटेन लेकर वो दरवाजे पर आई। दूर तक देखते हुए वो स्वयं बोली, दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? भगत ने उन्हें जरूर परेशान किया होगा। फिर उन्हें दूर से आते हुए दो शक्लें दिखाई दी। छोटा भगत दौड़ता हुआ आगे आया और बोला, माँ, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। आज तुमने खाने को क्या बनाया है? विद्यावती ने कहा, तेरी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग। पर खाने के लिए हाथ पैर धोकर आ जा। जा। मां की आज्ञा मानकर भगत ने हाथ पैर धोए और चारपाई पर दादी के पास जाकर बैठ गया। दादी ने कहा, भगत पुत्र, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। आज मैं तुम्हें राम रावण युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। और छोटा भगत आंखें फाड़कर कहानी सुनता रहा। आखिर में रात को कहानी पूरी हुई। दादी ने बताया कि इस तरह राम ने रावण का वध कर सामान्य जनता को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। अच्छा, अब सो जा। कल सुबह खेत में जल्दी जाना है ना? छोटा भगत दादी की गोद में निश्चिंत होकर सो गया। पर उसकी आंखों में आजाद भारत और सुखी जनता का सपना चल रहा था। छोटा भगत अब 6 साल का हो गया था। आज उसकी पाठशाला का पहला दिन था। पाठशाला के गुरुजी को उसने प्रणाम किया। सरदार अर्जन सिंह के इस तेजस्वी पौत्र को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। गुरुजी के पास भगत को सौंपकर सरदार अर्जन सिंह संतुष्ट होकर घर चले गए। पर भगत संध्या काल में जब घर आया तो उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं अब पाठशाला में नहीं जाऊंगा। दादाजी ने पूछा, अरे क्या गुरुजी ने डांट दिया? भगत ने कहा, नहीं, वो गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, पर उस पाठशाला में सभी गॉड सेव द किंग की प्रार्थना करते हैं। हम अपने ऊपर जुल्म करने वाले राजा के लिए प्रार्थना क्यों करें? वास्तव में तो उन्हें इस देश से निकाल ही देना चाहिए। ये सुनते ही दादाजी ने समाधान निकाला। उन्होंने भगत को समझाया, ठीक है पुत्र, कल से तुम डीएवी स्कूल जाओगे। भगत सिंह को इस पाठशाला में खूब मजा आया। यहाँ के गुरुजी विद्यार्थियों को क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाते थे। यहाँ बहुत बड़ा पुस्तकालय था। अब भगत को अखबार पढ़ने का शौक लग गया। उसे पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। अब भगत सिंह 7वीं में आ गया था और एक दिन सबने दिल दहलाने वाली घटना सुनी। जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज दानव ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड कर दिया। छोटे बड़े वृद्ध युवा सभी को गोलियों से भून दिया गया।
सरदार अर्जन सिंह के घर में भी चर्चा का यही विषय था। रात को चारपाई पर लेटे हुए भगत सिंह ने एक निश्चय किया। दूसरे दिन पाठशाला के अपने मित्रों के साथ भगत सिंह 16 मील दूर जलियांवाला बाग के लिए निकल पड़ा। वहां की मिट्टी तब भी रक्त रंजित थी। उस धरती को प्रणाम कर भगत सिंह ने वहां की मिट्टी को माथे पर लगाया। उसके दोस्तों ने इसका अनुकरण किया। इधर घर में सभी लोग चिंतित हो रहे थे। भगत सिंह के आते ही मां ने उसकी पीठ पर 2 घूंसे जमा दिए और पूछा, कहां गया था? जलियांवाला बाग में। पल भर के लिए सब जगह शांति छा गई। उनकी आंखें भर गईं। मां ने भगत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, पुत्र, कहीं जाने से पहले बता दिया करो। भगत ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। धीरे धीरे भगत सिंह जवान हो गया। वो प्रभात फेरी और सांझ फेरी का नेतृत्व करने लगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाने में वो सबसे आगे था। गांधी जी की सभा में वो उपस्थित रहता था। इसी समय कॉलेज में उसका परिचय सुखदेव से हो गया। दोनों ही एक उम्र और एक जैसी विचारधारा के थे, इसलिए जल्दी ही दोनों की मित्रता हो गई। दोनों ही क्रांतिकारी संगठन का काम करने लगे। खूब अध्ययन के कारण भगत सिंह क्रांतिकारियों के लिए ज्वलंत विषयों पर लेख लिखने लगे। अपने हाथ की लेखनी के रूप में उन्हें एक नया हथियार मिल गया था। जनता के बीच क्रांति की ज्वाला भड़काने के लिए उन्होंने ये पहला काम किया। खेतों में खेलने वाले भगत की पहचान अब देशभक्ति और आत्मविश्वास से भरे युवा भगत सिंह के रूप में हुई। अर्धरात्रि का समय था। चारों तरफ अंधकार व्याप्त था। सब जगह शांति थी, किंतु लाहौर शहर के मजम मोहल्ले के घर में प्रकाश आलोकित था। इस घर की दूसरी मंजिल पर एक जवान बैठा था। वो बहुत बेचैन था। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह रात्रि के अंधकार को घूर रहा था। उसके बाजू की खाट पर चंद्रशेखर आजाद सो रहे थे। जमीन पर राजगुरु, सुखदेव और अन्य कार्यकर्ता सो रहे थे। कोने में अंग्रेज सरकार का विरोध करने वाले पत्रों का ढेर जमा था। पर भगत सिंह की आंखों के सामने परसों का मोर्चा दिख रहा था। उनके कानों में ध्वनि गूंज रही थी, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लाहौर स्टेशन पर काले झंडे फहरा रहे थे। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय। किसी युवा ने उनके ऊपर छतरी लगाई हुई थी। पुलिस आंदोलनकारियों को पीछे धकेल रही थी, पर वे आगे बढ़ रहे थे। सुपरिंटेंडेंट स्कॉट ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चलाने का आदेश दिया और अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज शुरू हुआ तब लाला लाजपत राय बोल रहे थे। उसी समय हाथ में डंडा हिलाता हुआ डीएसपी सैंडर्स आगे आया और निर्दयी सैंडर्स ने लाला जी के सिर और छाती पर डंडे से वार किया। लाला लाजपत राय खून से लथपथ होकर गिर पड़े। कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया और एक तरफ ले गए।
भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गई, पर लाला लाजपत राय की इस प्राणघातक हमले में मृत्यु हो गई। उनकी चिता की ज्वाला ज्यों ही भड़की, युवा भगत सिंह ने बदला लेने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कैलाशपति, कुंदन लाल और भगत सिंह ने इकट्ठे बैठकर डीएसपी सैंडर्स और स्कॉट को गोली से मारने की योजना बनाई। कौन कहां मिलेगा, कहां छिपेगा और कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, ये तय हो गया। भगत सिंह के पास ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, राजगुरु ने रिवॉल्वर निकाल लिया और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मौजर पिस्तौल निकाल ली। सबको अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद साइकिल से डीएवी कॉलेज के सामने जा पहुंचे। कॉलेज के सामने की पुलिस चौकी पर उनकी नजर थी। आजाद पुलिस चौकी के सामने वाले पेड़ के पीछे छुप गए। भगत सिंह और राजगुरु पेड़ के पीछे खड़े रहकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के 4 बज गए थे और दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई पड़ी। जुल्मी सैंडर्स पुलिस चौकी की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल पुलिस चौकी के पास आई, तभी राजगुरु ने सामने आकर सैंडर्स पर गोली दाग दी। गोली सैंडर्स की गर्दन में लगी और वो जमीन पर भगत सिंह के सामने गिर गया। तब भगत सिंह आगे आया। सैंडर्स भगत सिंह की आग उगलती हुई आंखों को देखकर बहुत डर गया। वो थर-थर कांप रहा था। भगत सिंह ने सैंडर्स की खोपड़ी को निशाना बनाया और 3 गोलियां दाग दी। सैंडर्स को मरा देखकर राजगुरु ने भगत सिंह का हाथ पकड़ा और दोनों साइकिल पर भाग निकले। इधर पुलिस चौकी में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर बंड भगत सिंह के पीछे भागा। उसने अपनी पिस्तौल का घोड़ा खींचा, लेकिन वो तीनों क्रांतिकारी तूफान की तरह गायब हो गए। इस गुप्त ठिकाने पर रहना सबके लिए खतरे की बात थी। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगत सिंह ने अपना वेश बदलने का निर्णय किया। उन्होंने दाढ़ी और बाल काटकर अपना वेश बदल लिया। हैट लगाकर भगत सिंह ने अंग्रेज साहब का रूप धर लिया। राजगुरु ने उनके नौकर का रूप ले लिया। भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी ने देखते ही देखते मेम साहब का रूप बना लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह सच्चे देशभक्त की पत्नी थी। लाहौर के सभी रास्तों पर नाकेबंदी थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की कड़ी पहरेदारी थी। इन सब के सामने एक अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रेल के डिब्बे में चढ़ा। उनके पीछे पीछे सामान लेकर उनका नौकर भी चढ़ गया। पुलिस की एक टोली डिब्बे में गश्त करने के लिए चढ़ी। लेकिन तभी गाड़ी का सिग्नल हो गया। इंजन ने धुआं छोड़ा और गाड़ी भगत सिंह को लेकर लाहौर स्टेशन से चल पड़ी। क्रांति का सिंह अंग्रेजों के चंगुल से निकल चुका था, क्रांति की ज्योति जगाए रखने के लिए। भयंकर आवाज के साथ बड़ा विस्फोट हुआ और आग भड़क उठी। सामने खाई से विजय का उद्घोष हुआ।
चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया यह पहला बम का प्रयोग सफल हुआ था। जगह थी झांसी। आजादी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से विदा ली और बम बनाने की शुरुआत हुई। उसी समय दिल्ली की असेंबली में 2 जुल्मी प्रस्तावों पर कानून बनने वाला था। उनमें से एक था मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाना और दूसरा आजादी की लड़ाई को कुचलना। बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण, सुखदेव और भगत सिंह सब एक साथ बैठे थे। भगवती चरण ने कहा कि इस कानून के बनने से पहले हमें कुछ करना होगा। इस पर भगत सिंह ने उत्तर दिया, सभा में बम फेंककर सभा को स्थगित करना ही बेहतर होगा। सुखदेव ने सुझाव दिया कि असेंबली हॉल की रचना को ध्यान में रखना होगा और ये दल इस काम पर जुट गया। असेंबली हॉल खचाखच भरा था। गैलरी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बैठे थे। खाकी हाफ पैंट, गरम कोट और हैट लगाए भगत सिंह का पूरा ध्यान सामने था। वाइसरॉय सर जॉन बूस्टर भाषण देने के लिए उठे। उनके बोलते ही भगत सिंह ने उठकर असेंबली हॉल के बीच में उसी समय बटुकेश्वर दत्त ने भी बम फेंका। असेंबली में भारी भगदड़ मच गई। वाइसरॉय शांत खड़े थे। उनके सामने की मेज पर भगत सिंह ने निशाना साधकर गुलदस्ते पर गोली चलाई और कायदे कानून के कागजों की धज्जियां उड़ गई। पूरा वातावरण धुएं से भर गया। भगत सिंह ने बुलंद स्वर में घोषणा की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भगत सिंह के उद्घोष करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने बटुकेश्वर दत्त के हाथ से विरोध के पत्र छीन लिए और दोनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। असेंबली हॉल के बाहर जाते हुए भी वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। सेशन जज मिडिल्टन के समक्ष भगत सिंह के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। भगत सिंह ने कहा, स्वतंत्रता प्रत्येक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन जुल्मी नियम कानूनों के प्रति जनता को जागरूक करना, सरकार को चेतावनी देना और जन जन में क्रांति की ज्वाला जगाना ही हमारा उद्देश्य है। आज हमारा उद्देश्य सफल हुआ है। सेशन जज मिडिल्टन ने भगत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। इधर सुखदेव सहित अन्य कार्यकर्ता लाहौर में बम बना रहे थे। बम में लगने वाले लोहे के कवच एक लोहार को बनाने के लिए दिए थे। असेंबली में बम विस्फोट के बाद सब जगह गुप्तचर पुलिस लगी हुई थी। उनमें से एक की नजर उस लोहार पर थी। लोहार को पैसे देकर उससे कवच भरी थैली लेकर एक आदमी बाहर निकला। उसके पीछे गुप्तचर पुलिस लग गई। रास्ते में उसे घेर कर पकड़ लिया गया। ये सुखदेव था। उसे पकड़कर जेल में बहुत मारा गया, पर उसने कुछ नहीं बताया। परंतु दूसरे कार्यकर्ताओं ने बम बनाने हेतु लगने वाले रसायनों और बम बनाने में जुटे क्रांतिकारियों के नाम बता दिए। इधर सरकार ने एक एक करके सबको पकड़ लिया। अन्य खबरों से उसे सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ होने की जानकारी मिली, तो उसने उसे लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया।
इस बीच महाराष्ट्र में राजगुरु को पकड़ लिया गया। उसे भी जेल में भेज दिया गया। सेंट्रल जेल में कैदी राजबंदी होते थे। अंग्रेज सरकार राज के विरुद्ध उन्होंने उपवास की शुरुआत कर दी। पुलिस ने अन्न खाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती की। क्रांतिकारियों के हाथ पैर बांध दिए गए। उनकी छाती पर बैठकर जबरदस्ती अन्न खिलाया जाने लगा। पर क्रांतिकारी नहीं बदले। हर तरफ एक ही उद्घोष था, वंदे मातरम, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन उद्घोषों से जेल गूंज उठी थी। रात्रि के समय देशभक्ति के गीत और भजन गाए जाते थे। इससे यहाँ का वातावरण भाव विभोर हो जाता था। इन गीतों में स्वर होते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके क्रांतिकारी मित्रों की हाथ पैर की बेड़ियों से और ही संगीत निकलता था। संपूर्ण पंजाब और बंगाल में असंतोष की लहर व्याप्त थी और अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे फैल रही थी। ये देखकर वाइसरॉय लॉर्ड आयरविन ने लाहौर के स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष भगत सिंह को पेश करने का आदेश दिया। 3 न्यायमूर्तियों के समक्ष यह मुकदमा शुरू हुआ। इस कमेटी का निर्णय अंतिम बनाने के लिए पुनः अपील करने पर रोक लगा दी गई थी। इस कमेटी में भगत सिंह ने कहा, तुम्हारा यह सर्वोच्च न्यायालय प्रजातंत्र के खिलाफ है। तुम्हारे सामने जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए तुम असमर्थ हो। इस वाक्य पर आपत्ति करते हुए न्यायमूर्ति ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा। उन्होंने कहा, शांति रखें, शांति रखें। न्यायालय पर आरोप लगाना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने बचाव की बात करो। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। इस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हाथ उठाकर मुट्ठियां तान कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। 7 अक्टूबर 1930 इस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरे दिन यह बात पूरे देश में फैल गई। समाचार पत्रों ने सरकार की ओर उंगली उठाई। हर तरफ सरकार की बुराई होने लगी। मंदिर, मस्जिद और चर्चों में क्रांतिकारियों के लिए प्रार्थना शुरू हो गई। जनता के प्रतिनिधियों ने गांधी जी से भेंट कर इस मामले में ध्यान देने की विनती की, किंतु गांधी जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे नेता जेल में भगत सिंह से मिलने गए। उन्होंने कहा, तुम तीनों वाइसरॉय से प्रार्थना करो। पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। 24 मार्च फांसी का दिन निश्चित हुआ। इसके पहले भगत सिंह के परिवारीजन उनसे मिलने के लिए जेल में आए। वृद्ध दादाजी छड़ी टेकते हुए आए। उन्होंने भगत सिंह को गले से लगा लिया। अपने लाडले नाती को बेड़ियों में जकड़े देखकर उन्हें हार्दिक वेदना हुई। भगत सिंह ने उनसे हंसते हुए कहा, दादाजी, हम राजबंदी हैं। वो हमें सोने से सजाकर थोड़ा ही फांसी देंगे। ये लोहे के गहने हैं। भगत सिंह की मां की आंखों में पानी आ गया। भगत सिंह मां के करीब जाकर बोले, मां, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? भगत सिंह की मां कायर है, ऐसा सुनकर लोग क्या कहेंगे? मां के चेहरे पर बेटे के लिए अभिमान जाग उठा। 24 मार्च नजदीक आ रही है।
और फांसी की तैयारी पूरी की जा रही है। ठीक उसी समय अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। भगत सिंह को मिलने वाली ख्याति उनकी चिंता का कारण थी, क्योंकि फांसी के दिन पूरे देश में दंगा भड़कने और हिंसा होने का डर था। इस कारण 23 मार्च की शाम को फांसी देने का निर्णय ले लिया गया। 23 तारीख की भोर हुई। कैदी हमेशा की तरह काम में जुट गए। दोपहर को भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खोला गया। जेलर आता है। आपको आज ही सजा होगी, ऐसा हुक्म है। आप तैयार हो जाइए। भगत सिंह ने पुस्तक बंद की और जेलर से कहा, मैं तैयार हूं, पर मेरी बेड़ियां खोलकर मुझे मुक्त करो और मेरा चेहरा मत ढकना। जेलर ने दुखी होते हुए कहा, मैं बेड़ियां खोल दूंगा, पर तुम्हारा चेहरा ढकना ही पड़ेगा। यह नियम तोड़ा नहीं जा सकता। शाम ढलने लगी। सभी कैदियों को समय से पहले ही कोठरियों में बंद कर दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने स्नान किया। तीनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए। बीच में भगत सिंह, बाएं राजगुरु और दाएं सुखदेव। तीनों दृढ़ कदमों से कोठरी के बाहर आए। कोठरियों में बंद कैदी अपने लाडले क्रांतिकारियों को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे थे। तीनों का बुलंद स्वर जेल में गूंज रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। कैदी उद्घोष कर रहे थे, वंदे मातरम, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। चलते चलते तीनों ने अपने हाथ उठाकर कैदियों से विदा ली। उनके खुले हाथ देखकर अंग्रेज कमिश्नर को धक्का पहुंचा। भगत सिंह ने उनसे कहा, साहब, आप भाग्यवान हैं कि भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को कैसे आलिंगन करते हैं, ये तुम्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा। मृत्यु मतलब परमेश्वर, उसे मिलने जैसा दूसरा आनंद क्या है। सुखदेव और राजगुरु ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और तीनों फांसी की जगह पर पहुंच गए। जल्लाद तैयार था। तीनों फंदे उनकी प्रतीक्षा में थे। भगत सिंह ने निर्भय होकर आखिरी विनती की, हमें अपना घोष वाक्य कहने की अनुमति दी जाए। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और अनुमति मिलते ही वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का जोरदार घोष किया। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के बुलंद स्वरों से आसमान गूंज उठा। भगत सिंह ने अपने मित्रों से कहा, यारो, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। वो आगे आए और चबूतरे पर खड़े हो गए। जल्लाद ने उनका मुंह काले कपड़े से ढक दिया। अधिकारियों की ओर देखा। इशारा होते उसने हत्था खींच दिया। उस समय 7:33 हुए थे। भारत माता के ये 3 पुत्र उसके लिए शहीद हो गए थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
इस भारत भू के लिए जब हुए लाख लाख बलिदान, तब हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस भारत भू के लिए जब हुए लाख लाख बलिदान, तब हो पाया आजाद हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम, उन लाख शहीदों में था शामिल भगत सिंह का नाम। होठों पे जिसके था यही गाना सुबह हो या शाम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। यह भारत भू हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। यह भारत भू हमारी, उस पे अंग्रेजों की हुकूमत। जुल्म बड़े थे सारे उनके, बड़ी थी सारी शामत। तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए, तब राष्ट्रभक्त उस भगत सिंह को कैसे चैन पाए। हर बूंद लहू की अंग्रेजों पर शोला बन के छाए। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू, आहट सुन के अंग्रेजों ने खोज की तब उनकी शुरू। पकड़ गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु, पकड़ गए तब भगत सिंह सह सुखदेव और राजगुरु। मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी, मातृभूमि के इन सुपुतों को दुश्मन करते ही फांसी। रह गए लड़कर देश के लिए, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली, हंसते हंसते चढ़े सूली। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम।